नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत अतीत से वर्तमान यानी इतिहास विषय पर है, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं अध्याय 4 उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज का। इससे ऊपर के तीनों अध्यायों को मैं इसी तरह वीडियो के माध्यम से पढ़ा चुका हूं और अभ्यास प्रश्नों को भी मैं हल करा चुका हूं, जिसे आप मेरे चैनल के 8th क्लास के सामाजिक विज्ञान वाले प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं अध्याय 4 उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज पर। देखिए, यह है आपका अध्याय 4 उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज। इसमें सबसे पहले तो यह समझिए कि यह उपनिवेशवाद है क्या। तो देखिए, इसको आसान भाषा में आप समझिए कि जिस प्रकार अंग्रेज सैनिकों और कूटनीति के बल पर हमारे देश पर शासन जमा बैठे, यानी हमारे पूरे देश पर अधिकार कर लिए, वही क्या कहलाता है, वही उपनिवेशवाद कहलाता है। ठीक है, एकदम आसान भाषा है। ठीक। एवं जनजातीय समाज, देखिए जनजातीय समाज तो आप जानते ही होंगे, जंगलों में रहने वाले जो आदिवासी होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, जनजातीय समाज कहते हैं। ठीक है। तो इस अध्याय में मुख्य रूप से हम लोग समझेंगे कि जब अंग्रेज हमारे देश पर शासन जमा बैठे, हमारे देश पर अधिकार कर लिए, ठीक है, उस समय हमारे देश के जो आदिवासी लोग थे उन पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना। यही हम इस अध्याय में हम समझने वाले हैं। देखिए, यह शुरू हो रहा है, पिछले अध्याय में आपने अंग्रेजों की लगान व्यवस्थाओं तथा कृषि के क्षेत्र में आ रहे बदलावों के बारे में जाना, है ना। सबसे पहले अध्याय में तो आपने यह जाना कि किस प्रकार ये पूरे संसार में पुनर्जागरण का ये समय आया और फिर वे लोग खोज यात्राएं पर निकले और धीरे धीरे बहुत सारे देशों का खोज हुआ, है ना। और फिर दूसरे अध्याय में आपने समझा कि किस तरह हमारे देश पर अंग्रेजों का पूरा अधिकार हो गया। ठीक है। और तीसरे अध्याय में आपने यह समझा कि जब अंग्रेजों ने हमारे देश पर अधिकार कर लिया तो यहाँ के किसानों और यहाँ के जो ग्रामीण लोग थे उन पर क्या प्रभाव पड़ा, यही आपने समझा था तीसरे अध्याय में। ठीक है। आपने यह भी जाना कि किसानों, जमींदारों एवं गाँव के अन्य लोगों पर उनका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, यह तीसरे अध्याय में आपने समझा। ठीक। अच्छा, भारत के कई इलाकों में उनकी इन नीतियों के खिलाफ किसानों के संघर्ष की शुरुआत के बारे में आपने जाना। ठीक। अब इस अध्याय में यानी इस चौथे अध्याय में उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज में, इस अध्याय में आप भारत के वनों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समाज, जिसको आदिवासी लोग कहते हैं, ठीक है, वे लोग वनों में ही रहते हैं। ठीक। भारतीय जनजातीय समाज के लोगों के जीवन पर अंग्रेजी शासन की नीतियों से पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानेंगे। ठीक है। हम किसके बारे में जानेंगे, हमारे देश में जो आदिवासी लोग रहते थे उस समय, जंगलों में रहने वाले जो आदिवासी लोग थे, उन पर हमारे जो ये देश पर जो अंग्रेजी शासन अधिकार जमा बैठे थे, तो अंग्रेजी शासन का प्रभाव उन पर क्या पड़ा, यही हम इस अध्याय में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि देखिए, यह है हमारे भारत देश का नक्शा। और सबसे पहले आप यह समझिए कि भारत के किन किन जगहों पर ये आदिवासी लोग निवास करते थे और उनका क्या क्या नाम था। देखिए, यह है आपके भारत का नक्शा। ठीक है। यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ पे जनजातीय समाज रहते थे। सबसे पहले तो यह देखिए, यह जो क्षेत्र है यह हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है। ठीक है, यह हिमाचल प्रदेश है, आपको पता है। ठीक। और हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से गड्डी वन गुज्जर समाज के लोग रहते हैं, यानी यहाँ के जो जनजातीय समाज के लोग हैं, यानी वनों में रहने वाले लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनको क्या कहा जाता है, गड्डी और गुज्जर। ठीक है। फिर उसके बाद आप इधर आइएगा तो देखिए, यह उत्तराखंड का क्षेत्र है। ठीक है, जिसको पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, यह उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। यह कौन सा क्षेत्र है, उत्तराखंड। ठीक। उत्तराखंड में मुख्य रूप से जो आदिवासी लोग थे उनको भेटिया कहा जाता था, भोटिया। ठीक है, क्या कहा जाता है, भोटिया। उसके बाद देखिए, यह उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यह आपका बिहार है, बिहार में कोई जनजाति नहीं है। ठीक। उसके बाद देखिए, बिहार के जस्ट नीचे यह झारखंड का क्षेत्र है, यह भी आपके बिहार से ही अलग हुआ है। ठीक। तो झारखंड में मुख्य रूप से कौन कौन सी जनजाति है, देखिए यहाँ पे संथाल है, मुंडा है, उरांव है ना। तो यह तीनों जनजाति कहाँ पाया जाता है, आपके झारखंड में पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद आप जब आगे बढ़ेंगे इधर तो यहाँ पे देखिए, यह असम का क्षेत्र है। ठीक है, यह असम का क्षेत्र है। यहाँ मुख्य रूप से कौन कौन सा जनजाति है, देखिए यहाँ पे हुजुंग है ना, खासी है जनजाति। ठीक है, यहाँ के जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं उनको क्या कहते हैं, खासी कहते हैं। फिर देखिए, यह जो क्षेत्र है यह अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश में अपाटनी और नीसी जनजाति रहते हैं। ठीक है, वहाँ के जो जनजाति है उनका क्या नाम है, नीसी और अपाटनी। फिर उसके बाद देखिए, यह नागालैंड का क्षेत्र है। यहाँ पे कौन सा जनजाति है, यहाँ पे नागा जनजाति है। ठीक। उसके बाद आप थोड़ा नीचे आइएगा तो यहाँ देखिए, यह मणिपुर का क्षेत्र है। मणिपुर में कौन सा जनजाति है, मेटी जनजाति है। ठीक है, मेटी। फिर उसके बाद आप नीचे आइएगा तो नीचे जो है यह मिजोरम का क्षेत्र है। यहाँ पे कौन सा जनजाति है, यहाँ रियांग है। ठीक। तो इस तरह से जनजाति लोग जो है क्या है, पूरे देश में फैले हुए हैं। अब देखिए, यह क्षेत्र है, यह मध्य प्रदेश का क्षेत्र है ना। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति है, देखिए बैगास है, बंजारा है, गोंड है। बैगास, बंजारा, गोंड, यह सब कहाँ पाए जाते हैं, यह सब मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं।
ठीक है। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश के जस्ट बगल में यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कौन कौन सा जनजाति है? बैगास, माड़िया, गोंड, है ना, यह सब छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, ठीक। उसके बाद देखिए यह जो क्षेत्र है यह उड़ीसा का क्षेत्र है, ठीक। उड़ीसा में देखिए, उड़ीसा में बहुत सारा जनजाति है। क्या क्या नाम है उनका? पुराजा, है ना, बोंडा, कंढा, कोया, सौरा, खूंड, यह सब कौन सा जनजाति है? यह सब उड़ीसा में पाए जाने वाले जनजाति है, ठीक है। इसके बाद आप और नीचे आइएगा तो देखिए यह जो क्षेत्र है ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, ठीक है, जो अभी दो भागों में बट गया है, आंध्र प्रदेश हो गया और तेलंगाना हो गया है, ठीक। तो यहाँ पे मुख्य रूप से कोया, बंजारा और गोंड जनजाति है, ठीक। फिर देखिए यह क्षेत्र है ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है। तो महाराष्ट्र में मुख्य रूप से कौन सा जनजाति है? यहाँ पे बंजारा है, ठीक। इसके बाद देखिए यह जो क्षेत्र है यह कर्नाटक है। कर्नाटक में कोई जनजाति नहीं दिखा रहा है। देखिए यह क्षेत्र है यह केरल का क्षेत्र है और केरल में मुख्य रूप से कौन सा जनजाति है? माला इरूलर है, ठीक है, माला है, इरूलर है। यह सब कहाँ पाया जाता है? यह सब केरल में पाया जाता है। अब इसके बाद देखिए यह क्षेत्र है यह गुजरात का क्षेत्र है और गुजरात में मुख्य रूप से वान गुज्जर्स है, राठवा है, यह सब कहाँ पाया जाता है? यह सब गुजरात में पाया जाता है। फिर देखिए यह राजस्थान का क्षेत्र है और राजस्थान में मुख्य रूप से सहारिया और भील जनजाति है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पूरे देश में जो जनजातीय लोग हैं यानी आदिवासी लोग हैं जो वनों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं जो लोग, उनको हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कहीं पे संथाल है, कहीं पे गोंड है, कहीं पे कुछ है, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में हम आगे अध्ययन करने वाले हैं कि जब अंग्रेजों का शासन हुआ तो इन जनजातीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। चलते हैं अगले पेज पे। जनजातीय समाज का जीवन, यानी जनजातीय समाज यानी जंगलों में जो रहने वाले लोग थे उनका जीवन कैसा था, वे लोग कैसे जीते थे अपनी ज़िंदगी को, ठीक है। यहाँ देखिए जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में आदिवासी भी कहलाते हैं, ठीक है। इसको आप अपने कॉपी में लिख लेंगे वीडियो पोस्ट करके। जनजातीय समाज के लोग को आम भाषा में क्या कहा जाता है? आदिवासी कहा जाता है, ठीक। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे इस महाद्वीप में सबसे पुराने समय से रहने वाले लोग हैं, ठीक है। आदिवासी जो लोग हैं वे लोग बहुत पुराने समय से कहाँ रह रहे हैं? हमारे ये जंगलों में यानी हमारे देश में रह रहे हैं, ठीक है। इसलिए इनको आदिवासी कहा जाता है। आदि का मतलब होता है बहुत पुराना और वासी मतलब रहने वाला। जो बहुत पहले से रह रहा हो उसको क्या कहते हैं? आदिवासी, यानी जनजातीय समाज के लोग, ठीक है। अब आगे देखिए, इसको आप लिख लेंगे। आगे कह रहा है कि प्राचीन काल से ही उनका जीवन पूरी तरह से वनों पर निर्भर था, ठीक है, यानी वे लोग जंगलों पर ही पूरी तरह से निर्भर थे, ठीक। आगे देखिए, उनके दैनिक उपयोग की अधिकांश जरूरतों की पूर्ति कहाँ से होती थी? जंगलों से ही होती थी, ठीक है। अब किसी को रहने के लिए घर और खाने के लिए भोजन मिल जाए जंगल में ही तो वे लोग क्यों इधर उधर जाएंगे, है ना। उनको सारा चीज़ कहाँ से मिल जाता था? जंगल से ही मिल जाता था। अब कैसे मिलता था? तो देखिए, सबसे पहले तो उनको खाना खाने के लिए भोजन का आवश्यकता था, जो कहाँ से प्राप्त होता था? खेती से, ठीक है। और वे लोग कैसे खेती करते हैं? तो देखिए, आप लोग जो खेती करते हैं वह खेती अलग है और ये लोग जो थे ये लोग झूम खेती करते थे। इसका क्या नाम था? झूम खेती, ठीक। यह कैसे होता था? देखिए, यह प्रश्न बार बार आपको आएगा, है ना। 10th क्लास में भी यह प्रश्न आता है, ये मैट्रिक एग्जाम में भी आता है यह प्रश्न। आप इसको लिख लेंगे, याद रखेंगे। देखिए, झूम खेती क्या है? पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग, है ना, उनकी खेती का तरीका क्या था? अलग था। जो लोग पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे, जंगलों में रहते थे, वनों में रहते थे, उनका खेती का तरीका क्या था? अलग था। अब देखिए, वन या जंगल जो है यह मुख्य रूप से पहाड़ों पर ही होता है, ठीक है। इसलिए ये लोग पहाड़ों में ही रहते हैं। यह खेती कहाँ होता है? झूम खेती, यह पहाड़ में ही होता है, ठीक। इसके अंतर्गत वे क्या करते हैं? जंगल के किसी भाग को काट छाट कर साफ करते हैं, ठीक है। वे लोग क्या करते हैं? जंगल को साफ करते हैं और 2-3 वर्षों तक उस जगह पर खेती करने के बाद उस जगह की जब उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है तब वे किसी और स्थान पर यही प्रक्रिया दोहराते रहते थे, ठीक। वे लोग क्या करते थे कि जंगलों को साफ करते थे और 2-4 साल खेती करते थे और जब वहाँ का जो ज़मीन था उसका उर्वरा शक्ति खत्म हो जाता, यानी अब फसल नहीं पैदा होता, वहाँ पे नहीं उपजता, तो वे क्या करते? उसको छोड़ देते। फिर वहाँ अपने आप जंगल हो जाता, फिर वे दूसरे जगह जंगल को क्या करते? साफ करते और वैसे ही खेती अपना करते रहते, ठीक है। तो इसी तरह इस तरह की जो खेती होता है उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं झूम खेती, ठीक। वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लेंगे और इसको भी लिख लेंगे, इसको आप याद रखेंगे, ठीक। अच्छा, यह जो कृषि है इसको घुमंतु कृषि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। इस विधि को, जिस विधि से यह जंगलों में लोग खेती करते थे, अभी जो आप पढ़े हैं झूम खेती, इस विधि को घुमंतु कृषि विधि के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है? घुमंतु कृषि विधि, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, जंगलों से उनकी अन्य दैनिक आवश्यकताओं को भी पूर्ति हो जाती थी। अब क्या क्या आवश्यकता का पूर्ति होता था जंगल से, देख लीजिए यहाँ पे। अब देखिए, खाना बनाने के लिए उनको जलावन मिल जाता था जंगल से आसानी से,
ठीक है, जलावन के लिए लकड़ी आसानी से मिल जाता था। अच्छा, फिर भोजन करने के लिए उनको कंद मूल फल शहद इत्यादि क्या होता था, आसानी से मिल जाता था। ठीक, आसानी से जंगल में उनको फल फूल मिल जाता था खाने के लिए। ठीक, अच्छा, अगर मान लीजिए उनका तबीयत खराब हो जाए, है ना, बुखार लग जाए या फिर कुछ हो जाए, तो उनको जड़ी बूटी भी आसानी से वहीं मिल जाता था, जंगल में ही। ठीक है, अच्छा, इन सब के अतिरिक्त वे पशुपालन भी किया करते थे। ठीक है, पशु से वे क्या करते थे, दूध दही खाते थे खूब, है ना, और खेती भी करते थे, पशुपालन करते थे तो। ठीक, अच्छा, पशु को पालने के लिए जो चारा होता था, घास वो जो खाता था पशु, वह भी कहाँ से मिल जाता था, वह भी जंगलों से ही मिल जाता था। ठीक, अच्छा, उनके घर भी जो होते थे वह भी क्या होते थे, जंगल की लकड़ियों से बने होते थे। ठीक, यानी वे लोग जिस घर में रहते थे, वे लोग जो घर बनाते थे वह घर किससे बनता था, जंगल का लकड़ी से ही बन जाता था। तो कहने का मतलब सारा जो उनका जो ज़रूरत था, वह सारा ज़रूरत कहाँ से पूरा हो जा रहा था, जंगल से ही पूरा हो जा रहा था। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पन्ना पर। अब देखिए, अगले पेज को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ चीज़ों को वे लोग बेचते भी थे, जैसे शहद, जड़ी बूटी, है ना, और कुछ खास तरह के फल इत्यादि को वे लोग क्या करते थे, पास के बाजार में बेच देते थे और अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं को पूर्ति भी किया करते थे। अब जैसे देखिए, उनको जंगल में ये क्या कहते हैं, नमक तो नहीं मिलता था, है ना, कपड़ा तो जंगल में नहीं मिलता था, तो वे लोग इन छोटी मोटी वस्तुओं को क्या करते थे, बेच के नमक खरीदते थे, कपड़ा खरीदते थे और आसानी से आराम से जंगल में ये लोग अपना जीवन यापन करते थे। ठीक, अब देखिए आगे यहाँ पे देखिए, यह क्या कर रहा है, यह शिकार कर रहा है। ठीक, तो जनजातीय समाज के लोग जो थे वे लोग भोजन करने के लिए कुछ छोटे मोटे जानवरों का शिकार भी करते थे, जैसे हिरन, तीतर इत्यादि, है ना, ये सब का क्या करते थे वे लोग, ये तीर धनुष से मार के और उसको पका के खा जाते थे। ठीक, अच्छा, इसके अलावा आप देखिएगा आगे, तो वे लोग जो थे, जनजातीय समाज के जो लोग थे, वे लोग कुछ उद्योग भी करते थे। ठीक है, अब किस किस का उद्योग करते थे, तो देखिए, हाथी दांत का उद्योग करते थे। हाथी से जो दांत निकलता था वह दांत बहुत महंगे महंगे दामों में बिकता था, तो वे लोग क्या करते थे, हाथी का दांत निकाल कर वे लोग बेचा करते थे। ठीक, अब देखिए, बांस जो होता है यह जंगल में बहुत पाया जाता है ना, तो वे लोग बांस और इसका उपयोग भी बहुत ज़्यादा होता है, तो बांस का वे लोग क्या करते थे, काट कर बेचते थे। ठीक, कुछ धातुओं को भी वे लोग क्या करते थे, जंगलों से निकालकर, ये ज़मीन के नीचे से निकालकर क्या करते थे, बेचते थे। तो इस तरह से वे लोग, अब देखिए, फिर रबड़ का भी वे लोग व्यापार करते थे। ठीक, रबड़ जो होता है वह पेड़ से निकलता है और उसको वे लोग ये लोग का रखते हैं और फिर धीरे धीरे उनको पुड़ा कर क्या करते हैं, रबड़ बनाते हैं। ठीक, तो वे लोग रबड़, गोंद इत्यादि का भी क्या करते थे, व्यापार करते थे। यह सब कहाँ से आता था, यह सब जंगल से ही आता था। ठीक, अब इसके अलावा आप देखेंगे तो वे लोग जो थे, जनजातीय समाज के जो लोग थे, वे लोग रेशम का भी उत्पादन करते थे और रेशम को भी क्या करते थे, बेचते थे बाजार में, है ना। रेशम जो है, ये जंगलों में पत्तों पर ये एक कीड़ा होता है, रेशम का कीड़ा, वही क्या करता है, रेशम का उत्पादन करता है। ठीक, अच्छा, इसके बाद फिर वे लोग लाख का भी उत्पादन करते थे और बाज़ारों में क्या करते थे, बेचते थे। ठीक है, तो इस तरह से वे लोग क्या करते थे, व्यापार भी करते थे। अच्छा, महिलाएं भी बहुत सारा व्यापार करती थी, घरों में चटाई बुनाई करने का काम करती थी, है ना, एवं वस्त्र बनाने का काम करती थी उनकी, वहाँ की महिलाएं। ठीक है, तो इस तरह जनजातीय समाज के जो लोग थे वे लोग अपना जीवन यापन सारा कहाँ कर रहे थे, जंगल में ही कर रहे थे, जंगल से ही वे लोग व्यापार भी कर रहे थे, उनका सारा काम जंगलों से ही हो जा रहा था। ठीक, अब हम चलते हैं आगे, अगला टॉपिक क्या है। आशा है आप अभी तक जितना समझाएं हम अच्छे से आप समझ गए होंगे, इसको आप अपने से पढ़ेंगे भी। देखिए, आपका अब अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है अंग्रेजों द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं तथा नियमों का जनजातीय समाज पर प्रभाव। अब यहाँ पे आपका आ रहा है कि जब अंग्रेजों ने जो नियम लगाए थे, है ना, उन नियमों का जनजातीय समाज पर क्या असर पड़ा। ठीक है, क्योंकि ये लोग तो बहुत गरीब थे, वे लोग खेती भी बहुत कम मात्रा में करते थे, है ना, अपने सारा ज़रूरत कहाँ से पूरा कर रहे थे, जंगल से ही कर रहे थे। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया, इन लोगों पर भी बहुत सारा टैक्स थोप दिया था, है ना, जिसके कारण ये लोग भी काफ़ी क्रोधित हो गए थे और बहुत सारा आंदोलन भी हुआ इन लोगों की तरफ से। ठीक है, वही सब हम आगे पढ़ेंगे। तो अब देखिए आगे, हमने पिछले पाठ में देखा है कि किस तरह अंग्रेजी सरकार के अधिकारी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के प्रयास में लगे थे। आपको तो पता ही है, पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में थे और यहाँ के जो गाँव के जो किसान लोग थे उन पर बहुत सारा टैक्स लाद दिए थे, है ना, बहुत ज़्यादा टैक्स का वसूली कर रहे थे। और इस तरह करते करते वे लोग जनजातीय समाज पर भी पहुँच गए, है ना। जो लोग जनजातीय समाज के थे, यानी आदिवासी लोग जो खेती वेती करते थे, उन लोगों को भी अब टैक्स देना पड़ता था अंग्रेजों को। ठीक है, अच्छा, परंपरागत रूप से इस समाज के लोगों का यह मानना था कि जंगलों को साफ करके उनके पूर्वज ने उसे खेती के लायक बनाया है, इसलिए ज़मीन के मालिक वे स्वयं हैं।
अच्छा, आदिवासी लोग जो थे वे लोग क्या समझते थे? वे लोग यह समझते थे कि ज़मीन तो उन लोगों ने किसी ने दिया नहीं है ना। वे लोग खुद क्या करते थे, जंगलों को काट के साफ करके खेती योग्य बनाते थे। तो इस तरह से वे लोग समझते थे कि वो जो ज़मीन है, उस ज़मीन का मालिक कौन है? वो स्वयं है। ठीक है, इसलिए उनको किसी को टैक्स देने का जरूरत है नहीं। लेकिन अंग्रेज लोग जो थे वो लोग ज़बरदस्ती क्या करते थे, ये जनजातीय समाज के लोग से टैक्स वसूल करते थे। ठीक है, तो इस तरह से जनजातीय समाज के लोगों को भी क्या करना पड़ा, अपने ही ज़मीन के बदले उनको अंग्रेज़ों को टैक्स देना पड़ गया। ठीक, अब इसका असर यह हुआ कि जो जनजातीय समाज के लोग थे यानी आदिवासी लोग थे, वे लोग लगान की राशि उनके लिए इतनी ज़्यादा होती थी कि अक्सर उन्हें लगान चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ता था, है ना। चूँकि वे लोग जंगल में रहते थे, वनों में रहते थे, उन लोगों का कमाई ज़्यादा था नहीं। वे लोग अपने बस पेट पालने के लिए क्या करते थे, ये जंगलों में खेती करते थे और फल फूल निकालते थे। ठीक है, और उस पर से क्या कर दिया, अंग्रेज उन पर टैक्स लाद दिया, है ना, कि इतना टैक्स चुकाना पड़ेगा आपको। तो वे लोग काफ़ी परेशान हो गए और टैक्स चुकाने के चक्कर में वे लोग कर्ज लेने लग गए और कर्ज चुका पाना उनके लिए और भी मुश्किल होता गया। किन लोगों को? आदिवासी लोगों को। इस तरह धीरे धीरे उनकी ज़मीनें या तो नीलाम होने लगी या फिर महाजनों के कब्जे में चली जाने लगी। ठीक है, इसका एक और सीधा असर हुआ कि झूम खेती करने वाले लोगों पर पड़ा। अब उन्हें अलग अलग ज़मीनों पर खेती करने की आज़ादी नहीं रही। ठीक है, और इस तरह से आदिवासी जो लोग थे वे लोग धीरे धीरे और बर्बाद होते चले गए। कुछ लोग बंधुआ मजदूर बन गए, कुछ लोग कर्ज के बोझ के नीचे दब के आत्महत्या कर लिए। बहुत सारे परेशानी में वे लोग पड़ गए। कौन? जनजातीय समाज के लोग। ठीक है, तो अभी हम लोग जो भी पढ़े हैं, आशा है आपको समझ में आ गया होगा किस तरह अंग्रेज हमारे देश में शासन करने लगा और उसके बाद हमारे गाँव में प्रवेश किया, और गाँव में प्रवेश करने के बाद हमारे जनजातीय समाज के लोगों पर भी अपना ये टैक्स का जो बोझ था वह डाल दिया। और जनजातीय समाज के लोग यानी आदिवासी समाज के लोग सभी वे अंग्रेजों लोग क्या करने लगे, टैक्स का वसूली करने लगे। और धीरे धीरे जनजातीय समाज के लोग क्या हुए, टैक्स के बोझ के तले दबते चले गए, बंधुआ मजदूर होते चले गए, उनका ज़मीन बिकने लगा और वे लोग बर्बाद होते चले गए। ठीक है, अब आगे देखिए, अंग्रेजों के समय एक और नई बात हुई। जंगल की लकड़ी का व्यापार अचानक ही बड़ी ही तेज़ी से बढ़ने लगा। ठीक है, अब देखिए जंगल में तो कौन रहते थे, आदिवासी लोग रहते थे। ठीक, और जब अंग्रेज लोग आया तो जंगल का जो लकड़ी था उसका व्यापार बहुत ज़्यादा अचानक बढ़ गया। अब क्यों बढ़ गया? क्योंकि उस समय कोलकाता, मुंबई और चेन्नई जो उस वक्त का सबसे बड़ा बड़ा शहर था, ठीक है, वहाँ बड़ा बड़ा शहर बसने लगा। अब शहर बसेगा तो वहाँ लकड़ी की जरूरत पड़ेगा, आपको तो पता ही है। ठीक, लंबी लंबी रेल का लाइनें बिछने लगी। अब ट्रेन बनेगा तो वहाँ भी लकड़ी का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ट्रेन बनने के लिए बहुत सारा उसमें लकड़ी का उपयोग होता है। ठीक, अच्छा, फिर बड़ा बड़ा जहाज बन रहा था तो उसमें भी क्या हो रहा था, लकड़ी का ही उपयोग हो रहा था। ठीक है, तो इस तरह से लकड़ी का जो कटाई है, जंगलों का जो कटाई है, वो काफ़ी बेतहाशा वृद्धि हो गया। ठीक, अच्छा, जंगलों में आदिवासी लोग रहते थे तो वे लोग रहने के लिए उन लोगों को घर भी नहीं था। ठीक, और वे लोग जंगल की कटाई से काफ़ी परेशान हो गए। तो इस तरह से क्या हुआ, अब आगे देखिए। इसके अलावा इमारतों, खदानों व जहाज़ों के लिए भी भारी मात्रा में लकड़ी काटकर बेचे जाने लगा, है ना। बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ क्या हो गया, कटाई होने लगा। यह काम लकड़ी के व्यापारी और जंगल के ठेकेदार किया करते थे। ठीक, अब देखिए आगे, जब ठेकेदार बेतहाशा जंगल काटने लगे और जंगल तेजी से खत्म होने लगा, तब अधिकारियों को चिंता होने लगी। अब देखिए, अब जब बहुत ज़्यादा जंगल कट गया, खत्म हो गया, तब जाके अंग्रेज अधिकारी जो थे उनको चिंता हुआ कि अगर सारे जंगल कट जाएंगे तो रेल, जहाज और मकानों के लिए लकड़ियाँ कहाँ से आएंगी, है ना। तब उन्होंने क्या किया, जंगलों में नए पौधे लगाना शुरू कर दिया। कौन? अंग्रेज लोग। मगर उन्होंने ऐसे पौधे लगाने शुरू किए जिनकी बाजार में मांग थी। ठीक है, उन्होंने कैसा पौधा लगाया, ऐसा पौधा जिसका लकड़ी का बाजार में डिमांड था। ठीक, अच्छा, इसी कारण से क्या बना, वन विभाग बना। क्या बना? वन विभाग। ठीक, तेजी से खत्म हो रहे जंगल की समस्या का हल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने सन 1864 में क्या बनाया, वन विभाग का स्थापना किया। ठीक, और यह 1865 में वन अधिनियम भी बना गया, यानी जंगल से संबंधित बहुत सारा नियम कानून बनाया गया कि जंगल को काटना नहीं है ना। बहुत सारा उसमें नियम बना कि ताकि जंगल जो है वह कटे नहीं। ठीक, जंगल जहाँ है वहाँ रहे, उसमें बहुत सारा लकड़ी उसमें रहे। इस वन विभाग का क्या काम था? तो इस वन विभाग का काम था कि जंगल की कटाई पर निगरानी रखना और नए जंगल लगाना। ठीक है, ताकि ज़्यादा जंगल नहीं कटाए और नया नया जंगल लगता रहे। यही काम था इस वन विभाग का। ठीक है, अब देखिए इसी में आगे क्या है,
1878 में अंग्रेजों ने एक और कानून बनाया। इसके तहत जंगलों को दो भागों में बांटा गया। बड़े जंगल जो सरकारी जंगल या आरक्षित जंगल घोषित करके सरकार ने वहाँ पर क्या किया, अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। मतलब जितने भी बड़े बड़े जंगल थे उसको क्या किया अंग्रेजों ने, ये अपने अंडर में कर लिया। अब देखिए, अब मान लीजिए जंगल को जब अपने अंडर में कर लिया अंग्रेज, तो अब वहाँ के रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं वे लोग कहाँ रहेंगे, वे लोग कहाँ जाएंगे, है ना। वे लोग तो अब डायरेक्टली किसके अंडर में हो गए, वे लोग पूरी तरह से अंग्रेजों के अंडर में हो गए। इस तरह से अगले पन्ने पर देखेंगे तो आदिवासी जो लोग थे उनको जंगल में प्रवेश करने से मना कर दिया गया, ठीक है। और इसी कानून के तहत जंगल के बाहरी इलाकों तथा कुछ अन्य जंगलों को संरक्षित जंगल कहा गया, जिसमें लोगों को जाने की छूट थी, मगर वहाँ से वे केवल अपने काम की चीज़ें ही ला सकते थे। वे वहाँ पेड़ नहीं काट सकते थे या 2 दिन से ज़्यादा अपने जानवर नहीं चरा सकते थे। अब सोचिए आदिवासी लोग कहाँ जाते, ठीक है। वे लोग उन लोग का तो घर भी नहीं था, वे लोग सारा लोग कहाँ रहते थे, वे सब जंगल में ही रहते थे। अब इन सब कानूनों का व्यवस्थाओं का असर यह हुआ कि आदिवासी लोगों का जीवन बहुत मुश्किल हो गया। इस सब का असर क्या हुआ कि आदिवासी जो लोग थे उनका जीवन क्या हुआ, बहुत मुश्किल हो गया, ठीक। अब देखिए उनका जीवन इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया कि इसकी वजह से ये सूद की रकम या महाजन ने उन पर क्या किया, कितने रकम का बोझ डाला, इसे नहीं समझ पाते थे। वे लोग क्या करते थे, कर्जा लेते थे, और महाजन लोग जो थे वो लोग क्या करते थे, बहुत सारा ब्याज लगाकर उन पर कर्ज के बोझ में उनको डाल देते थे। और यह बात उनको समझ भी नहीं आता था आदिवासी लोगों को। सूद की रकम नहीं चुका पाने की वजह से उन्हें जमीन के साथ साथ अपने पशुओं और हल फाल आदि से भी हाथ धोना पड़ता था, ठीक है। वे लोग का जमीन पशु सारा बिक गया। आखिर में कर्ज नहीं चुका पाने की स्थिति में, है ना, कर्ज नहीं चुका पाने की स्थिति में उनके पास साहूकार या बंधुआ मजदूर बनने के अलावा कोई चारा, साहूकार का जो बंधुआ मजदूर होता है उसको वह बनने के अलावा और कोई चारा नहीं होता, है ना। वे लोग जो थे आदिवासी लोग थे, वे लोग क्या बन गए, वे लोग धीरे धीरे बंधुआ मजदूर बनते चले गए, ठीक है। वो लोग का जो जीवन था वो एकदम से बर्बाद कर दिया अंग्रेजों ने। अब आप ही सोचिए, जब किसी का जीवन बर्बाद हो जाएगा तो वह क्या करेगा, वह आखिरकार अंत में विद्रोह करेगा, है ना। और वही हुआ, ठीक है। इसको जब आप पढ़ेंगे तो यही समझ में आएगा कि इन सब कारणों से ये जनजातीय समाज के जो लोग थे वे लोग क्या करने लगे, वे लोग विद्रोह करने लगे। यही है आपका अगला टॉपिक, जनजातीय विद्रोह का स्वरूप, ठीक। विद्रोह क्यों शुरू हुआ आप समझ चुके हैं पीछे, ठीक है। ये अंग्रेज लोग आया और जनजातीय समाज के लोगों पर क्या कर दिया, इतना ना ज़्यादा टैक्स का बोझ लाद दिया कि वे लोग धीरे धीरे बर्बाद होते चले गए, ठीक। और किस तरह से बर्बाद हुए आप तो समझ ही चुके हैं पीछे। तो यह क्या हुआ, यह धीरे धीरे विद्रोह का स्वरूप ले लिया। यही अब हम अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इसमें भारत में सबसे बड़ी संख्या भील जनजाति की है, ठीक है। आप पढ़े हैं भील जनजाति के बारे में। तो भारत में सबसे ज़्यादा जनजातीय समाज के जो लोग रहते हैं वे लोग कौन है, वे लोग भील जनजाति के लोग हैं। यह कहाँ कहाँ पे आते हैं, तो गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ठीक। राजस्थान के बाद कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, त्रिपुरा, कर्नाटक आदि राज्यों में इन लोगों को क्या करते हैं, ये लोग बसते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि महाजनों एवं साहूकारों के शोषण का विरोध करते हुए उनके नियमों को मानना बंद कर दिया, ठीक है। वे लोग क्या कर दिया, महाजन जो था और साहूकार लोग जो था, जो लोग कर देता था इन लोग को, ठीक है, उन लोग का जो नियम था उसको मानना बंद कर दिया, ठीक। कौन, भील जनजाति के लोग, ठीक। अच्छा, इसके बाद देखिए गोंडवाना के गोंड लोग जो थे, जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में थे, आप पढ़े हैं, है ना। तो गोंडवाना के गोंड लोगों ने क्या की, वे लोग भी अपना जमीन की सुरक्षा, अपने उत्पादन के लिए उचित मूल्य के भुगतान, विभिन्न वन संबंधी गतिविधियों से बिचौलिए एवं ठेकेदारों से दूर रखने, साहूकारों एवं द्वारा शोषण को रोकने आदि के लिए विद्रोह आरंभ कर दिया। भील तो मतलब मानना बंद कर ही दिया था, मतलब एक तरह से विद्रोह शुरू कर दिया था। इसके बाद गोंड लोग भी क्या कर दिए, विद्रोह शुरू कर दिए, ठीक। अच्छा, फिर गोंड के, इस भील और गोंड के बाद फिर देखिए उड़ीसा के कंध जाति के जो लोग थे, यानी कंध जाति के समाज के जो लोग थे, जनजाति समाज, उन लोगों का भी विद्रोह शुरू हो गया, है ना। और सभी लोग किसके विरोध में विद्रोह कर रहे थे, मुख्य रूप से जमींदारों और साहूकारों के विरोध में, ठीक है। क्योंकि अंग्रेजों से यही लोग, अंग्रेजों और इन लोगों के बीच में मुख्य रूप से यही लोग थे, जमींदार और साहूकार, ठीक। अब देखिए इसके बाद सबसे अधिक विद्रोह की ज्वाला तत्कालीन बिहार के संथाल परगना एवं छोटा नागपुर प्रमंडल में धधक रही थी। यानी
भील, गोंड और कंध जाति के जो लोग थे वे लोग तो विद्रोह कर ही दिए थे। साथ ही साथ उस समय के बिहार के संथाल जाति के जो लोग थे, यानी संथाल जनजाति लोग थे, उन लोगों का जो विद्रोह था वह बहुत ही ज़्यादा धधक रहा था। ठीक है, संथाल विद्रोह, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे अच्छे से। तो इसको जब आप आगे पढ़ेंगे तो देखिए क्या है आगे। आरंभ में इन आदिवासियों ने अपने अपने नेता के नेतृत्व में लगान की रकम देना बंद कर दिया और महाजनों एवं साहूकारों के आदेशों को क्या कर दिया, मानना बंद कर दिया। यह तो आप पढ़ ही चुके हैं। परंतु जब गैर आदिवासियों के पक्ष में अंग्रेजी सरकार अपनी सेना के साथ खड़ी हो गई, है ना, और जोर जबरदस्ती करने लगी, तो ये आदिवासी अंग्रेजों के खिलाफ अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो गए। यानी आदिवासी जो लोग थे वे लोग भी शस्त्र लेकर, यानी भाला, है ना, धनुष, इन लोग को जो भी लड़ने वाला था ये सब अस्त्र लेकर क्या हुए, अंग्रेजों के सामने खड़े हो गए। ठीक, कुछ आदिवासी समूहों ने अपना उद्देश्य अपने इलाके से अंग्रेजी राज्य को समाप्त करने का बना लिया। ठीक, उस समय देखिए तत्कालीन बिहार में संथाल विद्रोह बहुत चरम पर था, है ना, संथाल विद्रोह, जो संथाल लोग जो अभी झारखंड में पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए मुंडा विद्रोह, यह मुंडा लोग भी कहाँ पाए जाते हैं, यह भी झारखंड में पाए जाते हैं। फिर उसका ताना भगत आंदोलन, है ना, इन आंदोलनों ने क्या किया, आदिवासियों से ज़मीन छीनने का जो सिलसिला था समाप्त कर जनजातीय समाज को संरक्षण प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। ठीक, यानी अंग्रेज लोग जो आदिवासी लोगों से ज़मीन छीन रहे थे, है ना, वे छीनने को क्या कर दिया, इन लोगों ने बंद करवा दिया। ठीक, अच्छा, उत्तर पूर्व में भी, यानी भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में खासिया, गारो और नागा जनजाति जो लोग थे वे लोग भी क्या कर दिया, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए। ठीक है, तो यह था, यहाँ तक आप आशा है समझ गए होंगे, है ना, किस तरह अंग्रेजों ने अपना शासन क्या किया, ये आदिवासी क्षेत्रों पर जमाया और आदिवासी लोग क्या कर दिए, विद्रोह करने लगे। ठीक, अब इसमें हम मुख्य रूप से दो विद्रोह को पढ़ेंगे। पहला विद्रोह है ये छोटा नागपुर के मुंडा विद्रोह और दूसरा विद्रोह है उत्तर पूर्व में नागा जनजाति यानी जेलियांग राज आंदोलन। ठीक है, पहला मुंडा विद्रोह पढ़ेंगे और दूसरा जेलियांग राज आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो इन दोनों विद्रोह को हम अभी अच्छे से समझने वाले हैं। देखिए इसी में सबसे पहला आपका है बिरसा मुंडा एवं मुंडा विद्रोह। देखिए जो मुंडा विद्रोह था, यह मुंडा विद्रोह मुख्य रूप से इसके जो नायक थे, खलनायक नहीं नायक कहिए इसको, वह कौन थे, बिरसा मुंडा थे। ठीक है, यही है बिरसा मुंडा। ठीक, इनका जन्म 15 नवंबर सन 1874 ईस्वी को कहाँ हुआ था, छोटा नागपुर प्रमंडल के तमार थाना अंतर्गत उलीहातू गांव के निकट एक छोटे से क्षेत्र चकलद में हुआ था। किनका जन्म, बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। ठीक, उनके पिता का नाम सुगना मुंडा था और माता का नाम क्या था, कदमी था। ठीक, इनकी दीक्षा चाईबासा में एक जर्मन मिशन स्कूल में हुई थी। ठीक है, शुरू में कुछ मुंडाओं के साथ मिलकर उसने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था, लेकिन बाद में ईसाई धर्म से असंतुष्ट होकर वे फिर क्या हो गए, मुंडा बन गए। ठीक, देखिए पहले ईसाई धर्म जो है वह खूब ये जनजातीय क्षेत्रों में खूब लोग अपना रहे थे। ठीक है, और ईसाई लोग जो थे वे लोग खूब अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे अपने धर्म का। ठीक, खूब सारा प्रलोभन देते थे और उन लोग को क्या करते थे, उन लोग को ईसाई बना देते थे। तो उसी प्रलोभन में क्या हुआ, बिरसा मुंडा भी ईसाई बन गए थे। लेकिन फिर बाद में क्या हुए, ये ईसाई धर्म से असंतुष्ट होकर, इनको अच्छा नहीं लगा ईसाई धर्म, तो फिर वापस वे क्या बन गए, वे अपना धर्म मुंडा धर्म अपना लिए। ठीक है, अब देखिए यही उसके मन में अंग्रेजों एवं जमींदारों के प्रति आक्रोश की भावना ने ही क्या कर दिया, मुंडा विद्रोह को जन्म दिया। ठीक, ये भी काफ़ी परेशान थे वहाँ के जमींदार और साहूकारों से और अंग्रेजों से। ठीक, अब देखिए आगे 1895 ईस्वी में बिरसा को उसके कुल देवता सिंह बोगा से एक नए धर्म के प्रतिपादन की प्रेरणा मिली, जिसके अनुसार वे अपने आप को भगवान का अवतार घोषित कर दिया और अंग्रेजी शासन को अंत करने का बीड़ा उठा लिया। ठीक, देखिए उस समय बिरसा मुंडा का जो कुल देवता था वह क्या था, सिंह बोगा। देखिए अगर आप हिंदू होइएगा तो आपके भी घर में कोई कुल देवता होगा जो आपके घर के लोग उसको पूजते होंगे, है ना। यह लगभग हर जाति में होता है, कोई एक कुल देवता होता है। ठीक है, तो उसी तरह बिरसा मुंडा का जो कुल देवता था वह कौन था, सिंह बोगा। ठीक, और यह जो बिरसा मुंडा थे वे अपने आप को क्या कर दिए, भगवान का अवतार घोषित कर दिए। ठीक, वे सबको बोलने लगे कि हम भगवान हैं, है ना, तुम डरो मत, तुम आगे बढ़ो, है ना। वे लोग खूब बिरसा मुंडा क्या किए, लोगों को मोटिवेट करने लगे कि ताकि वे लोग किसी से डरे नहीं और अपना अधिकार अपने पास रखे। ठीक है,
और फिर इसके बाद मुंडाओं को आदर्श एवं पवित्र जीवन जीने का संदेश भी दिया। कौन? बिरसा मुंडा। ठीक, कुछ ही दिनों में उनके अनुयायियों की संख्या भी अधिक हो गई, यानी बिरसा मुंडा को मानने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा हो गए कुछ ही दिनों में। ठीक, देखिए यही थे बिरसा मुंडा, है ना। इस तरह से इनका आंदोलन काफ़ी हद तक क्या रहा, सफल रहा। और अंत में क्या हुआ, अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया और 2 जून 1900 को हैजा की बीमारी से बिरसा की मृत्यु रांची के जेल में हो गई। ठीक है, और रांची के जेल में ये बंदी बना के रखे गए थे, वहीं पे इनका क्या हुआ, मौत हो गया। कैसे? हैजा की बीमारी से हो गया इनका मौत। ठीक है, कब? 2 जून 1900 ईस्वी को। ठीक है, तो आशा है आप बिरसा मुंडा के आंदोलन को अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, अब जो हमारा अगला है टॉपिक वह है उत्तर पूर्व में भारत के जेलियांग राज आंदोलन। ठीक है, इसको मैप पे देखिए, यह देखिए आपके भारत का नक्शा है। ठीक है, तो बिरसा मुंडा का जो विद्रोह था वह मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में था। ठीक, और यह है भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, यहीं पे जेलियांग राज आंदोलन शुरू हुआ। ठीक, तो इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं बिरसा मुंडा विद्रोह के बारे में। अब हम जेलियांग राज आंदोलन के बारे में समझते हैं। तो यही है उत्तर पूर्व में जेलियांग राज आंदोलन। ठीक, अब यह जेलियांग राज आंदोलन है क्या, इसको समझ लीजिए अच्छे से। तो देखिए हुआ क्या कि 19वीं शताब्दी में इस समुदाय के लोगों ने, आपको तो पता ही है कि उत्तर पूर्वी भारत में ये नागा जनजाति जो लोग थे ये लोग काफ़ी मात्रा में पाए जाते थे। ठीक है, और ये लोग काफ़ी प्रबल विद्रोह भी किए थे। कौन? नागा जनजाति के लोग। ये लोग नागालैंड में बसते थे। ठीक है, यह भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का एक राज्य है। देखिए 19वीं शताब्दी में इन समुदाय को लोगों ने कई बार विद्रोह किया, लेकिन 1991 में क्या हुआ, जब मणिपुर के युवराज टिकेंद्र जीत सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मणिपुर के एक युवराज थे जिनका नाम क्या था, टिकेंद्र जीत सिंह। ठीक है, ये लोग इसको क्या किया, अंग्रेजों का यह बात नहीं मानता था। ठीक है, जिसके कारण अंग्रेजों ने क्या किया था, इसको फांसी पर लटका दिया था। ठीक, इसी को फांसी पर लटकाने के कारण मणिपुर में जो जनजाति लोग जो था, जैसे जेमेई, ठीक है, यह जनजातीय समाज के लोगों का नाम है। ठीक, जिस तरह संथाल नाम है उसी तरह यह जेमेई है। ठीक, लियांग मेई एवं रांग मेई नामक यह सब नागा जनजाति की बहुलता थी। यह सब कहाँ पाया जाता था, यह सब मणिपुर में था। ठीक है, जेमेई, लियांग मेई एवं रांग मेई जनजाति। तो मणिपुर में जो यह तीनों जनजाति लोग जो था, यानी जेमेई, लियांग मेई और रांग मेई, तो यही रांग मेई जनजाति में से एक आदमी था जिसका नाम था, देखिए, रांग मेई जनजाति नेता के नेतृत्व में सन 1920 में कौन आया, जादो नांग। ठीक है, जादो नांग नामक एक रांग मेई जनजाति नेता के नेतृत्व में सन 1920 में जनजातीय लोगों ने क्या किया, विद्रोह का झंडा खड़ा किया। उसका नाम क्या था, जादो नांग। यह किस जनजाति का था, रांग मेई जनजाति का था। ठीक है, उपरोक्त तीनों जनजाति के नाम पर इस आंदोलन को जेलियांग राज आंदोलन का नाम दिया गया। ठीक है, यही तीनों जनजाति जो है, जेमेई, लियांग मेई और रांग मेई, इसी तीनों के नाम पर क्या नाम दिया गया, जेलियांग राज आंदोलन। ठीक है, तो इसी में जब आप आगे देखेंगे तो यह जो जादो नांग था, ठीक है, जादो नांग ने अपनी 13 वर्ष की चचेरी बहन गिंडालियू के साथ मिलकर एक भूमिगत आंदोलन की योजना बनाई और नागा राज्य की स्थापना का प्रयास शुरू किया। ठीक है, देखिए यही है रानी गिंडालियू। यह जो जादो नांग था उसी की चचेरी बहन थी। ठीक, और उसी चचेरी बहन के साथ मिलकर जादो नांग क्या किया, आंदोलन को शुरू किया। इसमें जादो नांग को काफ़ी हद तक बहुत सफलता मिला। ठीक है, लेकिन अंततः अंग्रेजों ने क्या किया, इसको पकड़ के जेल में डाल दिया और 29 अगस्त 1929 को क्या किया, इसको फांसी पर लटका दिया। किसको, जादो नांग को। जादो नांग को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया कब, 1929 को, 29 अगस्त 1929 को। अब इसको मरने के बाद क्या हुआ, यह आंदोलन रुका नहीं, है ना। इस आंदोलन को किसने फिर खड़ा किया, इस रानी गिंडालियू ने। ठीक, यह था, इसके बावजूद यह थमा नहीं, गिंडालियू ने इसे जारी रखा। अंग्रेजों द्वारा सन 1932 में इस आंदोलन को भी दबा दिया और गिंडालियू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, यह आंदोलन भी दब गया। कैसे, अंग्रेजों ने क्या किया, इसको भी ये पकड़ के जेल में डाल दिया और हमेशा के लिए इसको जेल में मतलब आजीवन कारावास दे दिया। ठीक, फिर अंततः 1947 में जब हम लोग को आज़ादी मिला, है ना, हमारा देश आज़ाद हुआ, तब यह आज़ाद हुई। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझा कि अंग्रेजों के विरुद्ध किस तरह से हमारे जनजातीय समाज के लोगों ने भी अपना ये योगदान दिया था। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है,
स्वतंत्रता समाप्ति के बाद, ये प्राप्ति के बाद, यानी जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया, तब जनजातीय समाज के लोगों को आर्थिक विकास के लिए उनके लिए बहुत सारे नियम बनाए गए, है ना। उन लोगों को नौकरी में, हर पढ़ाई में, हर चीज़ में उन लोगों को क्या किया गया, आरक्षण दिया गया, ताकि वे लोग भी समाज के मुख्य धारा से जुड़ पाए, क्योंकि वे लोग हमेशा वनों में, जंगलों में रहते थे, है ना। और हम लोग तो हमेशा से अच्छे रहे हैं उन लोग से, तो हम लोग के साथ उन लोग का भी अच्छे से विकास हो सके, इसलिए क्या हुआ, सरकार ने उन लोग को भी बहुत सारा अधिकार दिया, ठीक है, उन लोग को आरक्षण दिया। और देखिए 1 दिसंबर 1963 को अलग नागालैंड राज्य की स्थापना किया गया, ठीक है। कब? 1 दिसंबर 1963 को। और संविधान में उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, ठीक है। यानी नागालैंड राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1963 में, 1 दिसंबर 1963 में। और संविधान के द्वारा भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, ठीक है, यानी यह भारत का जो नक्शा है, इसमें यहाँ के जो राज्य है इसको उत्तर पूर्वी राज्य कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ उत्तर पूर्वी राज्यों को क्या किया गया है? विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, ठीक है, यही बात है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे अध्याय खत्म हुआ, है ना। इसको आप खुद से पढ़ेंगे, और भी इसमें बहुत सारा चीज़ है, लेकिन जो मुख्य रूप से जो चीज़ था उसको हम आपको समझा दिए, आशा आप समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। विशेष आप क्या करें, इसको आप खुद से पढ़ने का प्रयास करें। हम चलते हैं आगे। देखिए यहाँ अभ्यास प्रश्न है, ठीक है। इन अभ्यास प्रश्नों को हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, आइए फिर से याद करें, सही विकल्प चुने, ठीक है। यहाँ पहला प्रश्न है, जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में क्या कहलाते थे? तो जनजातीय समाज के लोगों को आम भाषा में आदिवासी कहते हैं, आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, दीकू किसे कहा जाता था? ठीक, तो दीकू जो है वह गैर आदिवासी लोगों को कहा जाता था, मतलब ऐसे लोग जो जंगलों में नहीं बसते हैं, वे लोग जैसे हम लोग जैसे बसते हैं, है ना, मैदानी भाग में, वैसे लोगों को आदिवासी लोग क्या कहते थे? गैर आदिवासी, यानी दीकू कहते थे, ठीक। अगला है, बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के निवासी थे? तो बिरसा मुंडा जो थे वे छोटा नागपुर के निवासी थे, ठीक, आप पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, गिंडालियू ने अंग्रेजी सरकार की दमनकारी कानूनों को नहीं मानने का भाव जनजातियों में जगाकर गांधी जी के किस आंदोलन से जनजातीय आंदोलन को जोड़ने का सफल प्रयास किया? ठीक है, तो यह सविनय अयोग्य आंदोलन होगा, ठीक है। रानी गिंडालियू ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी को ये साथ दिया था, ठीक है। अगला है, झारखंड राज्य किस राज्य के विभाजन के परिणाम स्वरूप बना था? तो यह तो आप जानते ही हैं, झारखंड जो है वह हमारे बिहार के से टूटकर बना हुआ है ना। हमारा बिहार का विभाजन हुआ था 2000 में और झारखंड का निर्माण हुआ था, ठीक। अगला जो प्रश्न है, यह निम्नलिखित जोड़े बनाइए, इसमें आपको जोड़ा बनाना है। तो देखिए इसको हम कैसे जोड़ा लगाएंगे। देखिए सबसे पहला है जादूनांग, ठीक है। तो जादूनांग जो है वह जेलियांग आंदोलन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जेलियांग राज्य जो आंदोलन था इसी के नेतृत्व में हुआ था, जादूनांग के नेतृत्व में हुआ था, ठीक। बिरसा मुंडा जो था इसको आप सिंह बोगा से जोड़ सकते हैं, ठीक है। यह सिंह बोगा बिरसा मुंडा का ये कुल देवता था और इसने अपने आप को भगवान का रूप घोषित कर दिया था बिरसा मुंडा ने, ठीक। और उसका क्या नाम था? सिंह बोगा। अगला है कंध जाति। तो कंध जाति जो है यह मुख्य रूप से उड़ीसा में पाया जाता है, ठीक। अगला है टिकेंद्रजीत सिंह। तो टिकेंद्रजीत सिंह जो थे वह मणिपुर के राजकुमार थे, ये राजा थे शायद, ठीक है। इनको फांसी पर लटका दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। उसके बाद देखिए जतरा भगत। यह जतरा भगत जो है यह ताना भगत आंदोलन का ये मुख्य नेता था, ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न है, आइए विचार करें। इसमें मुख्य रूप से 10 प्रश्न है और 10 प्रश्नों को क्या करना है, आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में जनजातीय समाज के लिए जंगल की क्या उपयोगिता थी? मतलब 18वीं शताब्दी में जो आदिवासी लोग थे उन लोगों के लिए जंगल कितना महत्वपूर्ण था, इसका आपको उत्तर देना है। तो इसका उत्तर में आप लिख सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में जनजातीय समाज का जीवन पूर्ण रूप से जंगलों पर निर्भर था। उनके दैनिक उपयोग की अधिकांश जरूरतों की पूर्ति जंगलों से ही होती थी। वे जंगलों को साफ करके खेती योग्य जमीन तैयार करते थे और झूम खेती करते थे। वे जलावन के लिए लकड़ियाँ जंगल से प्राप्त करते थे और भोजन के लिए कंद मूल फल इत्यादि भी जंगलों से ही प्राप्त करते थे। इनके रहने के लिए घर भी जंगल के लकड़ियों से ही बनता था। इस तरह से उनकी लगभग सभी ज़रूरतों की पूर्ति कहाँ से होती थी? जंगलों से ही होती थी, ठीक है। तो इसको आप पॉज करके इसका आंसर लिख सकते हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है 2 नंबर,
आदिवासी खेती के लिए किन तरीकों को अपनाते थे, मतलब वे लोग कैसे खेती करते थे आदिवासी लोग। ठीक, तो इसको आप पढ़ चुके हैं कि आदिवासी लोग खेती के लिए घुमंतु कृषि विधि को अपनाते थे, जिसे क्या कहा जाता है, झूम खेती भी कहा जाता है। ठीक, इसके अंतर्गत वे जंगल के किसी भाग को काट छांट कर साफ करते थे और 2-3 वर्षों तक क्या करते थे, उस जगह पर खेती करने के बाद उस जगह की उर्वर शक्ति जब समाप्त हो जाती थी तब वह कहीं और स्थान पर यही प्रक्रिया दोहराते रहते थे। इसी को क्या कहते हैं, इसी को झूम खेती कहते हैं। और आदिवासी लोग ऐसे ही खेती करते थे। ठीक, आज भी पहाड़ी इलाकों में ऐसे ही खेती होता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है 3 नंबर, गैर आदिवासियों एवं अंग्रेजों के प्रति आदिवासियों का विरोध क्यों हुआ। ठीक है, यानी मुख्य रूप से अंग्रेजों के प्रति आदिवासी जो लोग थे वे लोग क्यों विद्रोह पर उतर गए थे। तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं कि आदिवासियों के विरोध के निम्न कारण थे। ठीक, कौन कौन कारण थे, तो पहला कारण में आप लिखेंगे कि अंग्रेजों द्वारा ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए आदिवासी द्वारा जंगलों से बनाई गई जमीन पर भी सालाना लगान की राशि तय कर दी गई, जिसे चुका पाना आदिवासियों के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था। दूसरे बिंदु में आप लिखेंगे कि वन अधिनियम के बन जाने से आदिवासियों वहाँ से पेड़ नहीं काट सकते थे, है ना, अपने जानवरों को भी वहाँ नहीं चरा सकते थे, यानी जंगलों से आदिवासियों का अधिकार लगभग खत्म कर दिया गया था। ठीक है, इस तरह से आदिवासी लोगों का जीवन बहुत मुश्किल हो गया और अंततः वे लोग विद्रोह यानी विरोध पर उतर गए। ठीक है, हो गया इसका उत्तर। अब देखिए इसमें अगला प्रश्न है 4 नंबर, क्या है 4 नंबर, वन अधिनियम ने आदिवासियों के किन अधिकारों को छीन लिया। वन अधिनियम ने आदिवासियों के किन अधिकारों को छीन लिया, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि वन अधिनियम ने आदिवासियों के निम्न अधिकारों को छीन लिया। वे कौन कौन से थे, तो पहला में आप लिखेंगे कि वे अब अपनी मर्जी से जंगलों की लकड़ी नहीं काट सकते थे। दूसरे में लिखेंगे कि वे लोग बिना अनुमति के अपने जानवरों को भी नहीं चरा सकते थे। तीसरे नंबर में आप लिखेंगे कि वे लोग जंगलों में फल फूल इकट्ठा नहीं कर सकते थे। चौथे नंबर में है वे लोग जंगलों में शिकार नहीं कर सकते थे। और 5वें नंबर में आप लिखेंगे कि यहाँ तक कि आदिवासियों को जंगल में प्रवेश करने से भी मना कर दिया गया, वर्जित कर दिया गया। ठीक है, तो यह हुआ इसका उत्तर, इसको आप लिख लें। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 5 नंबर, ईसाई मिशनरियों ने आदिवासी समाज में असंतोष पैदा कर दिया, कैसे। ठीक है, इसका उत्तर आप लिखेंगे। देखिए आप इसका उत्तर आपकी किताब में ही है, आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर 63 पर है, यहाँ से लिख सकते हैं। ईसाई मिशनरियों का वास्तविक उद्देश्य क्या था, जनजातीय क्षेत्रों पर अपना वर्चस्व स्थापित करना था, उनका धर्म परिवर्तन करना था। ठीक है, उन्होंने आदिवासी के धर्म तथा उनकी संस्कृति की आलोचना करनी शुरू किया और बहुत से आदिवासियों का धर्म परिवर्तन भी कर डाला। ईसाई मिशनरियों ने उन्हें यह प्रलोभन दिया कि वह सेठ साहूकारों एवं महाजनों से उनकी रक्षा करेगी, परंतु वास्तविकता कुछ और ही थी। ये मिशनरियाँ सेठ साहूकार, जमींदार एवं बिचौलियों के साथ मिलकर आदिवासियों का खूब आर्थिक और शारीरिक शोषण करती थी। यही कारण था कि अंग्रेजों और एवं गैर आदिवासियों के खिलाफ जनजातीय समाज के लोगों ने जगह जगह पर क्या किया, अस्त्र शस्त्र उठा लिए। ठीक है, तो इसका उत्तर में आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया उत्तर। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर, बिरसा मुंडा कौन थे, उन्होंने जनजातीय समाज के लिए क्या किया। ठीक है, इसका उत्तर भी आपके किताब में ही है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 को छोटानागपुर प्रमंडल के तमाड़ थाना अंतर्गत उलीहातू गांव के निकट एक छोटे से क्षेत्र चकलद में हुआ था। उसके पिता का नाम क्या था, सुगना मुंडा, और माता का नाम था कदमी। ठीक, बिरसा की शिक्षा दीक्षा चाईबासा के एक जर्मन मिशन स्कूल में हुई थी। शुरू में कुछ मुंडाओं के साथ मिलकर उसने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था, लेकिन बाद में फिर ईसाई धर्म से असंतुष्ट होकर उसने मुंडा धर्म अपना लिया। ठीक, उसके मन में अंग्रेजों एवं जमींदारों के प्रति आक्रोश की भावना ने ही मुंडा विद्रोह का जन्म दिया। ठीक, उसके बाद आप लिखेंगे कि सन 1895 में बिरसा को उसके कुल देवता सिंह बोगा से एक नए धर्म के प्रतिपादन की प्रेरणा मिली, जिसके अनुसार उसने अपने आप को भगवान का अवतार घोषित किया और अंग्रेजी शासन का अंत करने का बीड़ा उठा लिया। ठीक, यहाँ तक आप लिख सकते हैं, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसका उत्तर लिख लें।
बहुत बढ़िया उत्तर होगा इसका। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देखिए 7 नंबर, अंग्रेज संथालों का शोषण किस तरह किया करते थे? अंग्रेज संथालों को किस तरह शोषित करते थे? इसका उत्तर भी देखिए आपकी किताब में ही है। देखिए यह जो बॉक्स है नीला वाला, इसी में है इसका आंसर। आप यहाँ से लिख सकते हैं कि जमींदार, पुलिस, राजस्व विभाग और अदालतों ने संथालों पर बेइंतहा जुर्म ढाए, उनकी जमीन जायदाद छीन ली। हर कदम पर संथालों को अपमानित किया जाता था और मारा पीटा जाता था। संथालों को कर्ज देकर 50 से 500% तक की दर से ब्याज वसूला जाता था। ठीक है, धनी और ताकतवर लोग जब मन में आता था, मेहनत कर संथालों की खड़ी फसलों पर हाथी दौड़ा दिया करते थे। ठीक है, तो इस तरह से संथालों पर बहुत सारा जुर्म ढाया जाता था। ठीक है, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर, जादोनांग कौन था? उसकी उपलब्धियों के विषय में बताइए। तो जादोनांग के बारे में आप पढ़ चुके हैं। जादोनांग मणिपुर के रांगमेई नामक नागा जनजाति का एक प्रमुख नेता था। ठीक है, इसी के नेतृत्व में सन 1920 में नागा जनजाति के लोगों ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया था। जादोनांग ने अपनी 13 वर्षीय चचेरी बहन गिंडालियों के साथ मिलकर एक भूमिगत आंदोलन की योजना बनाई और नागा राज्य की स्थापना का प्रयास शुरू कर दिया। इसमें आंदोलन को काफ़ी हद तक सफलता मिली। इनका आंदोलन आगे चलकर गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ भी जुड़ गया। ठीक है, तो इसका उत्तर में आप इसको लिख सकते हैं। हम चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है ये 9 नंबर, जनजातीय विद्रोह में महिलाओं की भूमिका का वर्णन करें। ठीक है, यानी जनजातीय विद्रोह में महिलाओं ने क्या क्या भूमिका अदा किया था उसका आपको वर्णन करना है। तो देखिए इसका भी आपके किताब में ही है उत्तर। तो देखिए यह जो नीला वाला बॉक्स है यह मुख्य रूप से जनजातीय विद्रोह में महिलाओं की भूमिका के बारे में ही है। ठीक है, यानी जनजातीय विद्रोह में महिलाओं का क्या भूमिका था उसी के बारे में इस पूरे बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। पहले आप इसको पढ़ ले अच्छे से। ठीक, आप अपने अनुसार क्या कर ले, इसमें से किसी लाइन को हटा भी सकते हैं, कुछ अपना से जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से जो आपका उत्तर होगा यहाँ से यहाँ तक के बीच का ही होगा। ठीक है, आप इसमें से थोड़ा काट छांट भी कर सकते हैं, कुछ अपना मन से जोड़ भी सकते हैं। ठीक, आशा है आप समझ गए होंगे इसको। इसको आप खुद से पढ़ के क्या कर ले, इसका उत्तर दे दे। यह पेज नंबर 70 पर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है आपका अंतिम प्रश्न, जनजातीय समाज की महिलाओं का घरेलू उद्योग क्या था? तो इसका उत्तर देखिए काफ़ी छोटा है, आपकी किताब में ही है। यहाँ देखिए जनजातीय समाज के महिलाओं का जो घरेलू उद्योग था, है ना, आदिवासी महिलाओं जो थी वो घरों में क्या करती थी, चटाई बनाने का काम करती थी, बुनाई करने का काम करती थी और वस्त्र बनाने का काम करती थी। ठीक है, कौन कौन सा काम करती थी? चटाई बनाने में, बुनाई करने में और वस्त्र बनाने का काम करती थी। कौन? आदिवासी महिलाएं। ठीक है, तो इसका उत्तर में आप यह लिख सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपने सभी प्रश्नों को अच्छे से हल किया, है ना, आपने समझा। अब हम अगले वीडियो में आपके साथ आपके समक्ष ये शिल्प एवं उद्योग को लेकर आएंगे। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसमें आपने वीडियो में पूरे अध्याय को अच्छे से समझा और फिर प्रश्नावली के प्रश्नों को भी आपने अच्छे से उत्तर दिया। ठीक, आपने समझा। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं यह वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को कृपया करके लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। खुश रहें, अपना पढ़ाई जारी रखें।